Hello students, today we will start our new chapter which is probability. About the probability, we are already studied in our earlier classes what is probability, what are the events and sample spaces. So in this class we will study about the conditional probability which is very important from the point of view of examination because in our examination of CBSE आपका ये 8 मार्क्स की probability आती है। 8 मार्क्स में से आपका जो ड्राई होते हैं आपके मार्क्स 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है क्वेश्चन और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ठीक है, लास्ट ईयर से आपकी केस स्टडीज डलने लगी है तो केस स्टडी आपकी जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था वो केस स्टडी में बदल दिया गया है। मीन्स आपके जो 4 मार्क्स का आएगा यहाँ से केस स्टडी आएगी जिसके अंदर आपके MCQs गिवन होंगे। एंड ये जो 8 मार्क्स होते हैं इजी भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं हमारे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम यहाँ पे बात करें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज मल्टीप्लिकेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड बेस थ्योरम। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? सो हमारी कंडीशनल today we will discuss about the conditional probability. What is conditional probability? Suppose we have A and B, two events which are associated with same random experiment. किसी भी सेम random experiment से बिलोंग कर रहे हैं A and B, टू इवेंट्स है और जिसके अंदर सपोज A आपका ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी अकर्ड। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग बी? बी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये डिपेंड करती है आपकी ए पर। तो बेसिक यहाँ पर कंडीशन है कि एक हो चुका है और फिर उसके बाद सेकंड के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पीच। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ए ऑलरेडी अकर्ड है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे पी इज बी बाई ए। ये आपके पास होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो कि होता है P A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P बाई A। मीन्स यहाँ पर जो जितने भी कॉमन सैम्पल स्पेस होंगे वो डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी B की। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो यहाँ पर आपको सपोज आपको कहा जाता है आपने 2 कार्ड्स निकाले हैं और 2 कार्ड्स में दोनों ही किंग आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फर्स्टली आप जब निकालते हो एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज पी ऑफ ए। तो फर्स्ट किंग आने की प्रोबेबिलिटी होगी, आपके पास 4 किंग होते हैं 52 कार्ड्स में, तो आपके पास बन जाएगा 4/52। एंड इसके बाद हम कह रहे हैं कि सेकंड कार्ड भी निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसिंग इट, बिना इसको रिप्लेस किए हुए। तो आपके पास 51 कार्ड्स हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि सेकंड भी आपके पास किंग ही आए, तो बी भी फिर से आपके पास किंग ही आए। तो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन पी ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो 4/52। तो अभी किंग कितने बचे आपके पास, 3, और आपके पास कार्ड्स कितने बचे हैं, 51। तो ये आपके पास होगी पी ऑफ बी। आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ए बाई बी, मीन्स बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ये ए बाई बी का मतलब है बी, पी इज ए स्लॉट बी। जो ये नीचे होता है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स ये ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है और ए के आने की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाह रहे हो। तो इसका फॉर्मूला जैसे मैंने कहा था पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, या फिर आपका ये इस तरह से भी हो सकता था कि बी बाई ए, बी स्लॉट ए। बी स्लॉट ए का मतलब है कि आपका ए ऑलरेडी हो चुका है, जो स्लॉट के बाद वाला होता है वो इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका होता है और जो स्लॉट के आगे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है, दैट डिपेंड ऑन द
फर्स्ट इवेंट। तो यहाँ पर आपके पास इसका फॉर्मूला भी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी या फिर आप यहाँ पर सोचो कि आपका बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए सेम ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर पी ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ पर ए था तो इस वजह से ए आ जाएगा। ये आपके पास किसकी रिस्पेक्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है आपके पास, फर्स्ट है जो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ए के अक्कर होने की व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, वो आपके हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो इन द प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। या तो 0 होगी, मतलब किसी भी इवेंट के बिल्कुल भी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर बिल्कुल 100% हो रही है तो मैक्सिमम आपके पास 1 होगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, या फिर 0 से 1 के बीच में आपके पास लाई करते थे। पी ऑफ ए, ये किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी स्टडीड कर चुके हो। तो यहाँ पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसकी रेंज भी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। या तो वो पर्टिकुलर इवेंट होगा ही नहीं, उसके फेलियर हो रही है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर वो सक्सेसफुली होल्ड हो रहा है, मीन्स जैसा आप कह रहे हो वो मान लो कि वो हो ही रहा है, तब आपके पास 1 होगी। या फिर जो एफिशिएंसी होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि 100% नहीं होती है, इन दैट केस आपकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 1 से कभी ग्रेटर नहीं होगी और कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सेकंड है आपके पास लेट ई बी द इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस। आपके पास कोई सैंपल स्पेस गिवन है, जैसे कि आपका यूनिवर्सल सेट होता था, वैसे यहाँ पर एक सैंपल स्पेस है जहाँ पर आपने सभी इवेंट्स को मेंशन किया हुआ है। ई कोई भी इवेंट है एक सैंपल स्पेस का, और आपका P ऑफ S बाई E मीन्स E ऑलरेडी हो चुका है, जो कि ऑलरेडी इवेंट है S का ही, और S के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो E तो ऑलरेडी हो चुका है, S के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ S बाई E। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ तो P ऑफ S इंटरसेक्शन E, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? P ऑफ E। देखो S इंटरसेक्शन E, एस इंटरसेक्शन ई, एस तो आपका सैंपल स्पेस है और ई उसी सैंपल स्पेस में से एक कोई इवेंट है। तो कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, तो बेसिकली इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? पी ऑफ ई ही कॉमन मिलेगा, पी ऑफ ई बाई पी ऑफ ई, विच इज कैंसिल आउट और आपके पास यहाँ से आता है 1। तो ये आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी, आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए प्रॉपर्टी गिवन है पी ए यूनियन बी स्लॉट ई। स्लॉट ई का मतलब है आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, आपका इवेंट हो चुका है, और उसमें ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ए स्लॉट ई प्लस पी बी स्लॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्लॉट ई, ये आपके पास है। यदि आपको याद हो तो आप 11th क्लास में ऑलरेडी सेट्स में पढ़ चुके हो, आपके पास एक फॉर्मूला आता था, वहाँ पर आपके पास आता था एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि ध्यान से देखें तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, बस यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, और ई तो वो इवेंट है जो आपने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया है। तो बेसिकली ये सेम फॉर्मूला है बट इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, मीन्स पे ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पी ए बार स्लॉट बी क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी। तो यदि आपको पी ए गिवन है, सपोज करो आपके पास पी ए की वैल्यू कहीं पर 1/3 गिवन है, मतलब कोई इवेंट ए है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो पी ऑफ ए बार क्या होता था आपके पास? ए बार का मतलब ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट अक्रिंग ए, तो वहाँ पर 1 माइनस 1/3 करते थे हम, जो ये पी ऑफ ए है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो ये वाली बात की वैल्यू आ जाती थी वहाँ से। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर 1 माइनस पी ए कर रहे थे, यहाँ पर क्या है आपके पास? बी ऑलरेडी अगर हो चुका है, हम एक तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये भी तो हो सकता है ना कि ए हो ही ना रहा हो, तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यदि हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें होने की प्रोबेबिलिटी को, तो दैट इज अवर लास्ट प्रॉपर्टी पी ऑफ ए बार स्लॉट बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं।
आपके एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। Now we will take our first question from the exercise. Here PA is 7/30 means probability of event A is 7/30, probability of B is 9/13 and probability of A intersection B is 4/13, and you have to find out probability of A slot B means probability of A आफ्टर B के होने के बाद A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अभी हमने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, तो आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। हेयर यू हैव टू फाइंड आउट, ये आपके सभी पास गिवन है, P ऑफ A इज 7/13, P ऑफ B इज 9/13. You have to find out A intersection B is 4/13. You have to find out P of A slot B. फॉर्मूला क्या है आपके पास A slot B का, P of A slot B is P A intersection B. डिनोमिनेटर में क्या आएगा, B ऑलरेडी अक्कर हो चुका है तो P of B। देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको P ऑफ A भी गिवन है और P ऑफ B भी गिवन है, बट आपको ये देखना है जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, जो आपका स्लॉट के बैक में है, वो आपका यूज होगा एज ए डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 4/13 एंड P ऑफ B इज 9/13। तो ये आपके पास 13 से 13 कैंसिल, आंसर विल बी 4/9। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन इज, यहाँ पर देखो P ऑफ A गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.5, P A स्लॉट B आपको गिवन है, A स्लॉट B गिवन है मतलब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है इस बार A यूनियन B। अब A यूनियन B कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, A यूनियन B के लिए देखो, हेयर फॉर द सेकेंड पार्ट P ऑफ A इज 0.6, probability of B is 0.5 and probability of A intersection B is 0.3. You have to find out P A union B. आपके पास A union B का फॉर्मूला क्या था, probability of A union B is P of A probability of B minus probability of A intersection B। अब आपके पास A इंटरसेक्शन B तो नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको यहाँ से। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है हियर P ऑफ A स्लॉट B, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, P A इंटरसेक्शन B, डिनोमिनेटर में B आएगा यहाँ पर P ऑफ B, यहाँ से आपके पास A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और वी गॉट P A यूनियन B। यहाँ पर देखो P ऑफ A स्लॉट B क्या है आपके पास 0.3, यहाँ पर P ऑफ B को हम इधर लेकर जाए तो P ऑफ B आपके पास है 0.5, यहाँ से आपके पास आ गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B। वी गॉट P A इंटरसेक्शन B H विच इज 0.15, ये मिल गया आपको मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड वी फाइंड A यूनियन B। P ऑफ A क्या है 0.6, P ऑफ B क्या है आपके पास, P ऑफ B इज 0.5 माइनस 0.15, इट विल बिकम 0.6 प्लस 0.5, ये आपके पास बन जाएगा 1.1 माइनस 0.15, आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.95। तो इस तरह से आपके पास P A यूनियन B आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Here in the question is given that a die is rolled, एक डाई को फेंका जाता है, if the outcome is an even number, यदि आउटकम आपका एक इवन नंबर आता है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट ही कर लेते हैं कि यदि आप देखो एक डाई को जब आप रोल करते हो तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं, आपके पास सैम्पल स्पेस बन सकता है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, जब भी आप डाई को रोल करोगे कुछ भी आ सकता है। आफ्टर दैट इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, लेट कर लेते हैं, let A be the outcome of even number। even number है तो आपके पास n of A क्या बनेगा,
एन ऑफ ए बनेगा आपके पास। इवन नंबर क्या क्या है इसमें से 2, 4, 6। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ए प्राइम नंबर। इवन नंबर है और इवन के बाद ये भी है कि आपका जो नंबर होना चाहिए वो प्राइम भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम प्राइम और चेक कर लेते हैं। देखो एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी क्या होगा, प्राइम नंबर मान लेते हैं हम। लेट बी बी द आउटकम ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो एन ऑफ बी क्या बनेगा, यहाँ से प्राइम नंबर क्या क्या बन रहे हैं आपके पास 2, 3, 5। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपका इंटरसेक्शन एंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या आपके पास 2 है, ओनली 2। दिस इज, तो यहाँ से हम एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इनकी प्रोबेबिलिटी और फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, देखो एक तो आपके पास वे है डायरेक्ट आंसर को चेक करने का, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। इन्होंने कहा है कि आपका इवन नंबर होना चाहिए, इवन के बाद आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर और इवन क्या होता है आपके पास, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 है आपके पास। तो 2 आपके पास 2 बाई, यहाँ पर ये 2, 4, 6, और या फिर आप टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर ये 6 है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2/6, और वी कैन से दैट इट विल बी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, पी ऑफ ए, इट विल बी, देखो 2, 4, 6 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर आपके पास आएगा 3/6, इट विल बी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी क्या होगी, यहाँ पर आपके पास आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या है 2, 3, 5 आउट ऑफ 6, तो ये भी 3/6, ये आपके पास आएगी 1/2। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो मीन्स जो नंबर से जो अमाउंट है ए इंटरसेक्शन बी का क्या है आपके पास 1, और एन ऑफ एस क्या है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6। यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको निकालना क्या है, आपका इवेंट इवन नंबर का ऑलरेडी हो चुका है। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि नंबर प्राइम भी हो। तो इवन आपके पास ए ऑलरेडी अकर्ड है, आपको बी के निकालने, बी बाई ए। बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए। यहाँ पर ए है तो आपका ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2। ये आपके पास बन जाएगा 1/6 इंटू में 2, दैट विल बी 1/3। सो गेटिंग ए नंबर विच इज इवन एंड आफ्टर दैट इट इज प्राइम, प्राइम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, दैट विल बी 1/3। सो वी हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन लाइक दिस। Hello students, today we will solve some more question from exercise 15.1. Our first question is, a die is thrown twice and sum of number appearing is observed to be 6. एक डाई को 2 बार फेंका जाता है और जो नंबर्स आते हैं उनका सम 6 मिलता है। What is the conditional probability that the number 4 is appeared at least once? आपको conditional probability कैलकुलेट करनी है कि फर्स्ट तो आपके पास 6 आना ही चाहिए एज ए सम, और फिर सेकेंड है कि आपके पास उन 6 के सम में फर्स्ट या सेकंड डाइस पर से किसी एक पर 4 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इवेंट को लेट कर देते हैं और सॉल्यूशन इज लेट ई इज द इवेंट सम ऑफ नंबर इज 6। सम ऑफ नंबर इज 6। सेकेंड हम लेट कर लेते हैं, आपके पास क्या है कि 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। ओके, नाउ आपके पास टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। आप जब एक डाई को 2 बार फेंकते हो तो आपके पास 2 बार, एक बार आने पर 6 आता है। यदि आप 2 बार फेंकते हो तो 6 × 6, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास बनेंगे 36। मीन्स आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल दैट कैन बी
यदि मैं इसको सैम्पल स्पेस में NS कहती हूँ तो आपके पास बनेगी 6 × 6, इट विल बी 36. ओके, नाउ आपका जो इवेंट E है इसके आने के क्या क्या चांसेस है? N of E दैट विल बी, देखो सम ऑफ नंबर इज 6. सम ऑफ नंबर 6 कब हो सकता है कि फर्स्ट पर 1 आया हो और सेकंड पर 5 आया हो, और सेकंड पर 2 आया हो और फर्स्ट पर 4 आया हो. तो इस तरह से आपके कुछ इवेंट्स आ सकते हैं. तो फर्स्ट आपके पास हो सकता है कि फर्स्ट पर 1 आया हो, सेकंड पर 5, फिर आपके पास हो सकता है 2 4, 3 3, आफ्टर दैट 4 2, 5 1. आपके पास यही पॉसिबल आउटकम्स होंगे टू गेटिंग 6 एज द सम. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट F इवेंट, 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1. 4 आपका कम से कम एक बार आना चाहिए. तो इसके लिए आपके पास बनेगा N of F, इट विल बी 4 हैज अपीयर्ड टू बी एट लीस्ट वंस. तो देखो 4 आपका 1 के साथ 4 आ सकता है, फिर आपका 2 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ भी 4 आ सकता है, 4 के साथ भी 4 आ सकता है, एंड 5 के साथ भी 4 आ सकता है. इसके अलावा हम बात करें 6 के साथ भी 4 आ सकता है, 7 तो होता ही नहीं है, तो इसलिए आपका 4 के साथ भी 1 आ सकता है. मीन्स 4 फर्स्ट डाइस पे आया हो और सेकंड पर 1 आया हो. आफ्टर दैट 4 2 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, एंड 4 4 तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा से नहीं करेंगे इसको. नेक्स्ट विल बी 4 के साथ 5 हो सकता है, एंड 4 के साथ 6 हो सकता है. तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स टू गेटिंग 4 एट लीस्ट वंस इन फ्रॉम वन ऑफ द डाई. तो ये आपके पास कितने नंबर ऑफ इवेंट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स बने हैं 11. यहाँ पर ये आपके पास बने थे 5 5. ओके, यहाँ पर हम N इंटरसेक्शन F और कैलकुलेट कर लेते हैं. N इंटरसेक्शन F, N इंटरसेक्शन F होगा इंटरसेक्शन जो E और F दोनों में कॉमन है. क्या क्या कॉमन है? आपका 2 4 दोनों में है, इसके अलावा 4 2 एंड 4 2, बस 2 ही है ऐसे. तो इसके अंदर आपके पास आएगा 2 4 4 2. तो पॉसिबल आउटकम्स जो कॉमन है दोनों में वो है आपके पास 2. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैम. फर्स्टली हम P of E कैलकुलेट कर लेते हैं. P of E होगा आपके पास N of E by N of S. N of E आपके पास आया है 5 और N of S आपके पास 36. तो ये आपके पास 5/36 हो गया. यदि हम P of F कैलकुलेट करें, P of F आपके पास होगा N of E by N of, यहाँ पर F हो जाएगा, by N of S, it will be F. तो यहाँ पर आपके पास 11/36. एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना, आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपका E इवेंट हो चुका है और आपको F के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. बेसिकली आपको निकालना क्या है यहाँ से? P of F by E, ये आपको फाइंड आउट करना है. यदि यहाँ से आप P of F नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली. इसके अलावा P of इंटरसेक्शन F क्या होगा? दैट विल बी N of E intersection F upon sample space, number of sample space, that will be 2 by, it will be 2 by, यहाँ पर आपके पास क्या टोटल 36. तो ये हो गया आपके पास. Now we have to calculate conditional probability of occurring F when E event is already occurred. तो आपके पास इधर ये क्या बन जाएगा? P of F by E. इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? That is P of E intersection F upon P of E. तो P of E intersection आया आपके पास 2/36. P of E आपके पास है 5/36. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 36/5. ये आपके पास 5. 36 से 36 कैंसिल, आंसर इज 2/5. तो ये आपके पास आंसर होगा. मीन्स F के अकर होने की प्रोबेबिलिटी आफ्टर
व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये आपके पास हो गए 2/5. दैट विल बी आवर आंसर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. आपके 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाला जाता है रैंडमली. इफ ई इज द इवेंट, आपको अब की बार इवेंट ऑलरेडी गिवन है कि ई आपका इवेंट है, दैट द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, कि जो आपका ई होगा फर्स्ट इवेंट के अंदर क्या है कि किंग या क्वीन में से कुछ भी आ सकता है. और सेकेंड इवेंट है आपके पास जो कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एस. ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी इस बार आपको गिवन है कि ई क्या है आपके पास, द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन. और एफ आपके पास इवेंट है द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एस. ओके, ये अब की बार आपको ऑलरेडी डिफाइंड है आपके इवेंट्स. फर्स्ट आपके पास आपको कैलकुलेट क्या करना है, P ऑफ E बाय F. आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड, और आपको E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ओके, तो फर्स्टली देखो आपके पास P ऑफ E क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग E. E के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि जो आपने कार्ड निकाला है या तो किंग होगा या क्वीन होगा. आपके जो कार्ड होते हैं उसके अंदर 4 क्वीन होते हैं और 4 ही आपके पास किंग होते हैं. तो बेसिकली आपके पास 8 में से कुछ भी आ सकता है, और 8 कार्ड में से जो आपको निकालना है किस में से, 52 कार्ड्स में से, तो दैट विल बी 8/52. आप इसको कैंसिल करोगे, इट विल बी 2/13. तो P ऑफ E आया आपके पास 2/13. और व्हेन वी टॉक अबाउट P ऑफ F, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और एस. क्वीन भी 4 होते हैं, एस भी 4 होते हैं, तो कुछ भी आ सकता है. इसने कहा कि क्वीन या फिर एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी व्हेन वी ड्रॉन कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड्स. तो ये भी आपके पास टोटल 80 बने, 8/52. ये भी आपके पास क्या आ गया, 2/13. ओके, आपको कैलकुलेट करना है P ऑफ E बाई F मीन्स P इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ F. तो P इंटरसेक्शन F क्या होगा, E इंटरसेक्शन F. यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, क्वीन फर्स्ट इवेंट में भी आ सकती है, सेकंड इवेंट में भी आ सकती है. जब फर्स्ट और सेकंड इवेंट दोनों में आ सकती है तो क्वीन होते हैं आपके पास 4, और इट इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/52. व्हेन वी सोल्व इट, इट विल बिकम 1/13. आपके पास 1/13 हो गया. आपको कैलकुलेट करना है P ऑफ E बाई F. फॉर्मूला आपके पास है P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ F. ओके, तो P इंटरसेक्शन F आपके पास है 1/13 एंड P ऑफ F है आपके पास 2/13. व्हेन वी सोल्व इट, 13 से 13 कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1/2. तो आपके पास यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, 1/2. In our next question is given that our next question is a bag contains 3 red and 7 black balls. आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल आपके पास है 10 बॉल्स. 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. 2 बॉल्स निकाली जाती है, उनको रिप्लेस किया भी नहीं जाता फिर से. इफ द सेकेंड सिलेक्शन इज गिवन टू रेड, सेकेंड सिलेक्शन आपका रेड है एंड आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज आल्सो रेड. अब की बार गिवन है कि सेकेंड तो रेड है ही, फर्स्ट भी रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो यहाँ पर आप इवेंट लेट कर लो, लेट E बी द इवेंट ऑफ फर्स्ट ball is red. First ball is red. Let कर लेते सेकेंड. FH event of second ball is red. ओके, फर्स्ट आपके पास E, फर्स्ट बॉल मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉल आपकी रेड आती है, तो ये आपके पास E है,
और सेकंड बॉल रेड आए, ये आपके पास इवेंट एफ है। आपको कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट बॉल आपकी रेड आए, तो बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है पी ऑफ ई बाई एफ, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो हम पहले स्टार्ट करते हैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, जब दोनों ही रेड आएगी, दैट इज द कॉमन पॉइंट। अब देखो आपके पास टोटल 10 बॉल्स है जिसमें 3 रेड एंड 7 ब्लैक है। तो जो आपके पास फर्स्ट यदि रेड आती है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 3/10, यहाँ पर ही कर लेते हैं हम इसको 3/10। सेकेंड बॉल को जब हम ड्रॉन करते हैं तो आपके पास रेड बॉल कितनी बची 2 और टोटल बॉल्स आपके पास बचे 9 बिकॉज रिप्लेस नहीं किया है, तो ये आपके पास आएगा 2/9। ओके, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें, ये आपके पास बन रहा है, कैलकुलेट कर सकते हो 3 2 से यहाँ पर 5, ये आपके पास आ रहा है 1/15। दिस इज पी ई इंटरसेक्शन एफ। व्हेन वी कैलकुलेट पी एफ, आपके पास एफ इवेंट है कि इवेंट जो सेकंड है दैट बॉल गेटिंग इज रेड, जो बॉल ड्रॉन की है वो आपके पास रेड हो गई, तो सेकंड आपके पास रेड होनी चाहिए। फर्स्ट रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है। सपोज करो फर्स्ट आपके पास ब्लैक आती है तो 7/10, और सेकंड आपके पास, आप इसको ऐसे यदि कंफ्यूज होते हो तो आप इसको ऐसे रख सकते हो कि फर्स्ट आपके पास ब्लैक आती है, फिर आपके पास रेड आती है, और सेकंड केस ये भी बन सकता है कि फर्स्ट भी रेड आए और सेकंड भी रेड आए। ओके, तो ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर 3/10, और रेड के आने की प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक तो आपके पास 7 है, तो यहाँ पर ब्लैक के प्लेस पर 7/10, और रेड कितनी है 3, और टोटल बॉल्स आपके पास है 9, तो ये आपके पास बन जाएगा 3/9 प्लस आपके पास फर्स्ट भी रेड आती है और सेकंड भी रेड आती है, तो फर्स्टली 3 थी, टोटल बॉल्स आपके पास 10, एंड एक बॉल ड्रॉन हो चुकी है, सेकंड भी हम मान रहे हैं कि आपके पास रेड ही आ रही है, तो ये बचेगा 2/9। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे इट विल बी 21/90 प्लस 6/90, टोटल आएगा ये आपके पास 27/90। एंड वी हैव टू कैलकुलेट पी ऑफ ई स्लॉट एफ। आपको ई स्लॉट एफ निकालना है, मीन्स आपको जब आपकी सेकंड बॉल ऑलरेडी रेड आ चुकी है, आपको फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने की, वो भी आपके पास रेड आए, तो ये ई स्लॉट एफ हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है आपके पास 1/15, दिस इज 27/90। When we solve it 1/15 into 90/27, ये आपके पास आएगा 15 1 6 पर, और फिर ये आपके पास 2 एंड दैट इज 9, आपके पास आ गया 2/9। Therefore 2/9 is the probability to getting first ball is also the red. It will be our answer. Our next question is, a committee of 4 students is selected at random from a group of 8 boys and 4 girls. आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आप एक कमेटी बनानी है 4 स्टूडेंट्स की, 8 बॉयज़ है, 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इनमें से 4 स्टूडेंट की कमेटी बनानी है। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमेटी, इसमें मेंशन है कि एक गर्ल तो कम से कम कमेटी में होगी, और सेकंड आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमेटी, 2 गर्ल्स हैं इन द कमेटी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। E is the event या is the probability of getting of choosing one exactly at least 1 girl in the committee. Probability of choosing, यहाँ पर हम exactly जो 2 girls है उसको E लेट कर लेते हैं। Probability of choosing exactly 2 girls and F is the event, probability of choosing at least 1 girl.
एटलीस्ट वन गर्ल इन द कमिटी। देखो एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या होगा कि 4 स्टूडेंट्स में से एक तो गर्ल होनी ही चाहिए, 2 गर्ल्स भी हो सकती है, 3 गर्ल्स भी हो सकती है और ऑल आर द गर्ल्स भी हो सकती है, चारों की चारों गर्ल्स भी हो सकती है। ओके, एटलीस्ट वन गर्ल मीन्स हमने कहा कि गर्ल वन तो होनी चाहिए मिनिमम, 2 गर्ल्स भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इफ वी सब्ट्रैक्ट पी ऑफ एफ बार फ्रॉम 1। एफ बार का मतलब क्या है? एफ बार होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो वन गर्ल्स, कि एक भी गर्ल ना हो। एक भी गर्ल नहीं होने का मतलब क्या होगा कि सारे के सारे बॉयज है, उनको हम सीधा 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास एफ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मीन्स एटलीस्ट वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा देखो पी ऑफ एफ बार क्या होगा आपके पास? 1 माइनस एफ बार है नो वन गर्ल्स देयर, एटलीस्ट वन गर्ल के लिए तो एफ है। एफ बार का मतलब क्या होगा? नो वन गर्ल। नो वन गर्ल का मतलब क्या होगा कि सभी के सभी जो बॉय चूज किए हैं कमिटी मेंबर्स वो सभी के सभी बॉयज है। तो यहाँ पर हम एफ बार को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं कि 8 बॉयज है, 8 बॉयज में से हमें 4 स्टूडेंट की कमिटी बनानी है, तो दैट विल बी कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 8C4। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 12 में से आपको 4 ही सिलेक्ट करने हैं, तो आपके पास 12C4। यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करें तो ये 1 माइनस 8C4 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर ये बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, आगे मैं लिख देती हूँ इसको 4 फैक्टोरियल, और नीचे बनेगा ये 4 फैक्टोरियल। क्या होता है फॉर्मूला? आपको याद है ना फॉर्मूला? NCR होता है आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, मीन्स 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर 4 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और इस 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लो, और नीचे है 12C4। 12C4 बनेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 फैक्टोरियल करके मैं छोड़ देती हूँ इसको सोल्व करने के लिए फॉर द सिंप्लिसिटी। नीचे बनेगा आपके पास n माइनस आर 12 माइनस 4 8 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8 8 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, ये हो गया आपके पास 70। इधर ही आपके पास 70 बनेगा, और यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 4 3 जा 12 कैंसिल, 2 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, दैट विल बी 5। यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे 45 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपके पास 495। तो यहाँ पर देखो आपका ये बन जाएगा 70/495। 5 से फिर से कैंसिल हो सकता है 14, और यहाँ पर आपका कैंसिल होकर आएगा 5 9 जा एक मिनट 9 5 जा 45, 45 को 11 से करेंगे तो आपके पास आएगा 9 and 9, तो 14/99। तो यहाँ पर ही आपके पास बन गया 1 माइनस 14/99। व्हेन वी सोल्व इट, ये बनेगा आपके पास 99 माइनस 14/99, इट विल बी 85/99। तो ये आपके पास आ गया PF। तो आपके पास PF की वैल्यू आ चुकी है 85/99। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। एग्जैक्टली 2 गर्ल्स के लिए आपके पास P इंटरसेक्शन F। P इंटरसेक्शन F क्या होगा फॉर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स? एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, देखो एग्जैक्टली 2 गर्ल्स है आपने लेनी है, तो स्टूडेंट्स तो टोटल 4 थे जब को चूज करने। 2 गर्ल्स है तो बचे हुए क्या होंगे? बॉयज ही होंगे। तो 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज बेसिकली। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 बॉयज है तो 8C2। 8 बॉयज में से कोई भी 2 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, C2 एंड 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है 4 में से 4C2
टोटल स्टूडेंट हमारे पास 12 और सिलेक्ट किए हमने 4। ये आपके पास क्या आएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, दैट विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2। यहाँ पर 4c2 बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड दैट विल बी 2 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल और ये आपके पास 6 से 6 कैंसिल, इधर से ये आपके पास बन रहा है 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 4 और दैट विल बी 2। ये आपके पास बन रहा है टोटल जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 पर 28 और 56 एंड ये 3 है आपके पास, ये आपके पास बन रहा है 168। और 12c4 तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आपके पास क्या आया था 495 आया था, दैट इज 495 168/495। तो ये आपके पास PE इंटरसेक्शन F आ चुका है। आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था PE स्लॉट F। PE स्लॉट F क्या होगा, PE इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। PE इंटरसेक्शन F आपके पास आया है 168/495 एंड P ऑफ F आपके पास आया था 85/99। 99 इसको जब हम सोल्व करेंगे बनेगा 168/495 इंटू 99/85। ये बनेगा 99 कैंसिल हो जाएगा 5 पर और जब हम इसको सोल्व करेंगे 168 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आपके पास 425। तो दैट विल बी आवर आंसर ऑफ गेटिंग exactly 2 girls to making a committee of 4 students. Thank you.